चलिए ठीक है, क्या बात हो रही थी? हाँ, तीनों चीज क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, एग्जाम्पल अगर आप नहीं लिख के जाएंगे घर तक तो भूल जाएंगे कि आपने लिखा क्या है। फैक्ट एक सेंटेंस, कॉन्सेप्ट दो सेंटेंस के बीच का रिलेशन, और जब सेंटेंस और ऐड होने लगेंगे उसमें बंचेज और ग्रुप बन जाएगा, और सब एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हो, तब यही क्या है, थ्योराइजेशन होता है। किसी भी चीज के बारे में आप क्रॉस चेक करना चाहें या आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कैसा ही होता है। जितनी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, आपके सब्जेक्ट जिसमें आप मास्टर हैं, आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी कि नहीं पढ़ी हैं? पढ़ी है ना? तो क्या कहते हैं थ्योरीज में? आपको लगता है कि पूरी कहानी आप लिख लेते हैं, जबकि सच क्या है, आप उस पूरी कहानी को वन बाई वन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में रखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं? ठीक है फिर, बस एक सेकेंड। ठीक है फिर, लास्ट, व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में तो सिंपल सी बात है, आपकी समस्या व्यवहारिक थी ना कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो क्या किया आपने, रिसर्च किया। तो कई बार रिसर्च करने का पर्पस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक, कई बार हम थ्योराइजेशन के लिए भी काम करते हैं, थ्योरी के लिए, कई बार नॉलेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए काम करते हैं, कई बार केवल ड्यू डेटा की खोज के लिए काम करते हैं, भले ही हमें उसका कोई यूज है या नहीं है। ठीक है ना? जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल, खाली बैठे हैं तो अब हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप खोल लेते हैं, या व्हाट्सअप में खोल के फेसबुक खोल लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं बस, तो भी तो सर्च ही है आपकी, लेकिन कोई पर्पज तो नहीं उसके पीछे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं। चलिए, और रिसर्च, अब यहां से कुछ आपको पर्पस भी मिल जाएंगे कि रिसर्च आखिर हम करते क्यों हैं। तो आप रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि आपको रिसर्च में ही भी रिसर्च करनी है, क्योंकि रिसर्च के भी क्या होते हैं, टूल्स और टेक्निक्स होती होंगी ना, तो टूल्स और टेक्निक्स डेवलप नहीं करनी पड़ेंगी आपको, तो कई बार रिसर्च को और अच्छे से करने के लिए रिसर्च की जाती। तो रिसर्च फॉर रिसर्च, अनुसंधान के लिए अनुसंधान करते हैं हम लोग कई बार। ठीक है, तो कैसे टेक्निक्स खोजते हैं और कैसे बेस्ट रिसर्च करें, ठीक है, टूल डेवलप करते हैं उसके लिए, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो घर में महिलाएं सबसे ज्यादा रिसर्च किस बात पर करती हैं? हम्म? घर में महिला हैं? मुझे लगता है सबसे रिसर्च होती है कि हस्बैंड का मोबाइल मिल जाए खुला हुआ बिना लॉक के। है कि नहीं? नहीं, तब भी खुला रहता 2 दिन बाद, तब भी देखने का मन करता है इसमें देखे कुछ हुआ तो नहीं आज, है ना? तो हमेशा चांस है। फिर नई नई रेसिपी क्या बनानी है, बच्चे छोटे तो उनके लिए क्या नई चीज हम लेकर आ सकते हैं, तो आगे बात समझ में। तो नए नए टूल्स डेवलप करते रहते हैं हम लोग पता करने के। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इंग्लिश में ठीक है। इन एनी रिसर्च वी गिव प्रायोरिटी टू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। आप हिंदी में चाहे तो लिख लें, क्या होता है, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग, टेस्टिंग, और जो विश्वसनीय लिखा है ना, इसका मतलब होगा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, तीनों का मीनिंग क्लियर है? किसी भी रिसर्च में हमें 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसकी चीज पर? सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट करिए, कितनी भी सही चीज क्यों ना हो, एक बार तो पहनना। कपड़े होते ना, कितना भी फिट दिख रहा हो दूर से, क्या करें, फिट है या नहीं, एक बार तो आपको क्या करना चाहिए, उसे ट्रायल में ले लेना चाहिए।
तो एक्यूरेसी आती है। टेस्टिंग से, एक्सपेरिमेंट से क्या आती है, चीजें एक्यूरेट होने लगती है, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिलने लगते हैं इससे। ठीक है, तो टेस्ट क्यों करना चाहिए, जिससे कि आप कह सकें कि हाँ जो आपने कहा है वो 100 में से 100 ही है। आप ऐसा कह सकते हैं जो मैंने कहा है वो ऐसा ही है, आप चाहे दुनिया में कहीं भी घुमाओ। ठीक, तो जब आप ये कहते हैं कि आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंट से 100 आउट ऑफ 100 है, तो कैसी हो जाती है वो, रिलायबल हो जाती है। क्योंकि एक रिसर्च से जो रिलायबिलिटी मिलती है वो फिर अगली रिसर्च के लिए बेस का काम करती है, दूसरे से फिर अगली रिसर्च के लिए। तो अगर रिलायबिलिटी आपकी रिसर्च नहीं है तो आगे आने वाली रिसर्च भी कैसी हो जाएंगी, सब फॉल्स हो जाएंगी। जितनी भी नॉलेज आएगी वो प्रूव नहीं हो पाएगी। अगर ये रिलायबिलिटी नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है आपने, क्लियर है, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरी है ऑब्जेक्टिविटी। मैंने इसका मीनिंग पहले भी समझाया है आपको। क्या मीनिंग होता है ऑब्जेक्टिविटी का, वस्तुनिष्ठता को क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? जो सभी के लिए एक जैसा हो। इससे बेहतर कहिए, एज इट इज डिस्क्राइब, जैसा दिख रहा है वैसा बताएं, ना कि जैसा आपको फील हो रहा है वैसा बताएं। दोनों डिफरेंस समझ में आया आपको? आपकी नजर नहीं, ठीक, नजरिए से मुक्त कर दीजिए किसी चीज को, फ्री फ्रॉम योर बायसनेस। तो अगर कोई चीज बायसनेस से मुक्त है, पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो वस्तुनिष्ठ होगी। अगर कोई चीज आपके झुकाव, इंक्लाइननेस से मुक्त है, तो क्या हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम इंक्लाइननेस, फ्री फ्रॉम प्रीजुडियसनेस। पहले से ही दिमाग में कोई विचार है, अगर पूर्व विचार से मुक्त है तो वो क्या होगी, ठीक, यानी आप कैसे देखते हैं इससे मुक्त कर दीजिए, आपकी नजर वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। लेट मी सम, गिव मी सम टाइम, मैं आपको बताता हूँ। बहुत लंबा समय लगेगा उसमें, हम आएंगे उस पर। बहुत बड़ी चीज आपने पूछी, डिस्कस करेंगे उसे अच्छे से। वो कम से कम 2 दिन का टॉपिक है, एक दिन में होगा भी नहीं, आराम से। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक, जैसे पुष्कर ने कहा, इसके दूसरी भाषा में क्या कहें, जो सबके लिए एक जैसा हो, ये भी सही है। जो सबके लिए, यानी ए ने देखा तो भी वैसा ही दिखा, अपने नजर नहीं लगाई उसने उस पर। बी ने देखा तो बी को भी वैसा ही दिखा, सी ने देखा, डी ने देखा। ठीक है, तो सब लोग अपनी अपनी नजर से ना देखकर, आंखों से जैसा है वैसा देखकर बता दें, क्या हो गया, वो वस्तुनिष्ठ हो गया। तो रिसर्च कैसी होती है, जैसी आपको लगती है वैसी सही होती है, या जैसी है वैसी देखने में ज्यादा फायदा है? आपकी पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं है। फाइंडिंग्स क्या आई हैं, तरीका क्या है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, सब बेकार है। ठीक है, तो पसंद नापसंद से मुक्त कर दीजिए उसे, लाइक और डिसलाइक से फ्री कर दीजिए। आपके धर्म में है या नहीं है, इससे मुक्त कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, इससे मुक्त कर दीजिए। इन सब से फ्री हो जाएंगे, तब आपका नजरिया कैसा होगा, यानी वस्तु को उसकी निश्चितता के साथ देखिए, जैसी है वस्तु वैसी दिखाई। ठीक है, इसलिए नेट आपके एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू, है ना,
तो खासकर रिसर्च के कई सारे क्वेश्चंस आंसर्स में आप कहते हैं सर मुझे तो ये लगा, है ना, आंसर होता है कुछ और। सी, आप क्या बोलते हैं, सर उस समय मुझे तो ये फील हुआ, बस वहीं गड़बड़ हो गया। आपको फील होने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपके फील होने से नहीं, आपके ना फील होने से फर्क, जो आंसर है वो फील हुआ है कि नहीं, वो नजर फील हुई है कि नहीं, बस वो नजर है, तो आपकी और उसके आंसर में कोई मिसमैच नहीं होगा। आपकी नजर और एग्जामिनर की नजर में या साइंटिस्ट की नजर में मिसमैच हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए 10 लाख लोग एग्जाम देंगे तो सबका आंसर एक ही आना चाहिए, तो क्या माना जाएगा, वो सही है, अदरवाइज उसके लिए गलत है, लेकिन आंसर तो स्टैंड करेगा वहीं का वहीं। ठीक है, और देखें आगे। रिसर्च में और क्या करते हैं, रिसर्च और क्या चीज ऐसी है, ठीक, तो केवल डेटा कलेक्शन नहीं। कई लोगों को क्या लगता है डेटा कलेक्ट कर लिया हो गई रिसर्च, नहीं, डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन केवल डेटा कलेक्शन रिसर्च नहीं होती। क्या होती है, जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, जिस पर्पज से कलेक्ट कर रहे हैं, उनमें जो रिलेशन है, बल्कि ये होना चाहिए मैं निहित नियमों। तो किसी इंसिडेंट्स जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हैं, उससे कई सारे क्या होंगे, फैक्ट होंगे, ठीक, और उन फैक्ट्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ नॉर्म छुपे हुए होंगे, कुछ थ्योरीज छुपी होगी, उनको निकालना है। तो डेटा कलेक्शन ऑब्वियसली द बेसिक पार्ट ऑफ रिसर्च, बट इट इज नॉट ओनली रिसर्च, ये अकेली रिसर्च नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है, तथ्य इकट्ठा करिए, लेकिन किससे जुड़े हुए तथ्य होंगे भाई, इंसिडेंट होगा कोई ना कोई, ठीक, फिर आपने उसमें जो इम्प्लिसिट मीनिंग है और जो थ्योरीज जुड़ी हैं उनको भी निकालिए। अब वही बात आ गई, तथ्य हो गए तो क्या चाहिए होंगी, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट चाहिए होंगी, यानी दो या दो से अधिक फैक्ट्स को जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगी, अवधारणाएं। और जब कई सारे स्टेटमेंट होंगे तो क्या बना देंगे आप उसे, सिद्धांत बना देंगे, वही बात आ गई। तो फैक्ट्स की गैदरिंग टोटली इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए, वही रिसर्च है। ठीक है, जैसे ठीक केवल ईंट, सीमेंट, रेत इकट्ठा कर देने से वॉल या मकान नहीं बन जाता, ठीक, उसी तरीके से रिसर्च भी केवल डेटा कलेक्शन से कंप्लीट नहीं होती, लेकिन बिना डेटा के हो भी नहीं सकती, ये भी सच है। तो डेटा इज अ प्राइमरी पार्ट बट नॉट अ होल सोल और एक्सक्लूसिव पार्ट नहीं है उसका। ये क्वेश्चन शायद अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। रिसर्च में हाइपोथेसिस स्टार्ट करता है किससे, रिसर्च को कैसे स्टार्ट करते हैं हम, हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस बनाता कौन है, रिसर्चर। तो किस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अपनी ही कही गई बात को प्रूव कर देगा, ना कि ये चेक कर पाएगा कि मैंने जो कहा है वो सही या गलत है। उसका मन क्या करेगा, क्योंकि मैंने कहा है तो सही ही होगा, और सही होगा तो हाइपोथेसिस को प्रूव करने पर ज्यादा फोकस करेगा या उसको टेस्ट करने पर फोकस करेगा। लेकिन अच्छा रिसर्चर होगा तो टेस्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट करने से अपने आप क्या मिल जाएगा, उसे प्रूफ मिल जाएगा उसे। तो हाइपोथेसिस यूज होनी चाहिए, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी होना बहुत जरूरी है। अगली बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर लीजिए। आप एग्री हैं कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप क्या है इससे कोई फर्क नहीं, आपका वैल्यू क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फीलिंग्स क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आइडियाज क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च प्योर न्यूट्रल कंसेप्ट है, क्लियर है। आपके इनमें से अगर एक भी लागू होकर आपने कोई निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला तो वो आपकी रिसर्च है, फिर उसे आप यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। लेकिन इनसे फ्री होकर आपने रिसर्च या कोई कंक्लूजन निकाला तो आप दुनिया पर उसे लागू करके देख सकते हैं।
ठीक है, इसे कहते हैं वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। इससे क्या मिलती है रिसर्च को? वैलिडिटी मिलती है। अब कुछ प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं, आप इनको रटने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर ठीक है, नहीं तो रट भी लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। एक्चुअली मैंने जो प्रश्न पूछे उन्हीं का आंसर मैंने निकाल के पॉइंट बना दिए थे इन्हीं से। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलता है। अच्छा, अगली लाइन में आ गई। ठीक, ये बात अच्छी क्वेश्चन पूछी गई आपसे कि रिसर्च में डेप्थ है या नहीं कैसे पता लगाएंगे। तो हमारे दिमाग में कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं आता कि डेप्थ ऑफ रिसर्च क्या होती। इसका सीधा मतलब है कि रिसर्च ने क्या वाकई ही सारे पैरामीटर्स फॉलो किए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेजेस ऑफ रिसर्च। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तो क्या है कि डेप्थ ऑफ रिसर्च का मीनिंग क्या मान के चले हम? क्लियर है कि इस रिसर्च में जितने भी रिक्वायर्ड और नेसेसरी, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो रिक्वायर्ड है, वो तो चेंज करने ही पड़ेंगे, और दूसरा आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कुछ नया तो नहीं डालना आपको इसमें। तो इसलिए कहा कि रिक्वायर्ड और नेसेसरी दोनों स्टेजेस, दोनों पैरामीटर्स और उनके अंदर फिर जितने पैरामीटर्स हैं वो सबको फॉलो करिए, तो आपकी रिसर्च में क्या आ जाएगी? डेप्थ आ जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर आपने रिसर्च के सारे पैरामीटर्स फॉलो किए, सारे स्टेजेस फॉलो किए, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, तो क्या मिल जाएगा आपको? लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? फैक्ट के साथ साथ क्या मिल जाएगी? नॉलेज भी मिलेगी। दोनों में से क्या चाहिए हमें? फैक्ट चाहिए, क्योंकि जब डेटा कलेक्ट करने जाते हैं आप, तो जाहिर सी बात है तो कई सारी नॉलेज मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन हर किसी को हम क्या नहीं मानेंगे, हमें उसी समय उसको जज करना पड़ता है कि यार हमारी काम की चीज है कि नहीं है। नहीं तो आपके पास अथाह एक आंकड़ा डेटा हो जाएगा, आप क्या करेंगे उस आंकड़े का? आप कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे, रिफाइंड करेंगे? तो अगर आप स्टेजेस को फॉलो करते हैं, एप्रोप्रिएट टूल्स को फॉलो कर रहे हैं, टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको फैक्ट्स मिलेंगे। और किसी भी रिसर्च में जब फैक्ट मिल जाता है ना, तो फैक्ट की नेचर बता देती है कि आपकी रिसर्च में डेप्थ है या नहीं है। ठीक है, आपको भी लगता होगा जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने पीजी किया है, उसमें कई सारे पेपर्स होंगे, क्या सारे पेपर आपके स्ट्रांग हैं? कुछ में क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड होगी। वो कमांड कैसे बनी? इसका मतलब डेप्थ है आपकी सब्जेक्ट। कितना है? उनकी सब्जेक्ट में बड़ी बढ़िया पकड़ है, थिंकर्स पे बड़ी अच्छी पकड़ है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उस टॉपिक को वो आदमी 10 एंगल से 11-12 360 डिग्री घुमा देगा आपको, और आप हर एंगल को समझ लेंगे। क्या इसका मतलब? पढ़ाते समय कोई भी टॉपिक लीजिए, उसको 360 एंगल से समझाइए। क्या कोई एंगल छूटेगा? नहीं छूटेगा। पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं इसके बाद उसमें। फिर तो पढ़िए और पढ़ाइए, दोनों समय क्या करना चाहिए? उस टॉपिक के 360 डायमेंशंस को पकड़िए, तो आप मानेंगे क्या है कि वो आदमी के अपने सब्जेक्ट का महापंडित है। आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो कुछ भी जवाब दे सकता है। ठीक, किसी की पकड़ होती है किस पर? थ्योरीज पर, कॉन्सेप्ट पर, और कोई मास्टर होता है किसका? फैक्ट का। बहुत कम बिरले मिलेंगे जो आपको इन दोनों में कॉम्बिनेशन बिठा पाएंगे। उनको इतने फैक्ट होंगे, इतने जितने की थ्योरीज बेसिक चाहिए, बाकी थ्योरीज के वो एक्सपर्ट होंगे। आप उनकी बुक्स का नाम पूछेंगे, वो नहीं बता पाएंगे, किस साल मरा जिया नहीं बता पाएंगे। और कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि ये कौन कब पैदा हुआ, कब मर गया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, किससे शादी हुई, ये फैक्ट नहीं है, ये तो केवल डेटा है ना। पकड़ कहाँ होनी चाहिए सब्जेक्ट की? अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थिंकर्स होनी चाहिए। आ रही बात समझ में ना? तो रिसर्च की गहराई का मतलब रिसर्च पर आपकी कितनी पकड़ है, आप रिसर्च का वाकई ही कोर जानते हैं, क्रक्स जानते हैं, तो फैक्ट शो कर देगा कि आपकी रिसर्च में डेप्थ है
या नहीं, ये आप ऐसे ही कट पेस्ट मार के तो नहीं ले आए आंसर कहीं से। ठीक वैसे ही जैसे किसी मैथमेटिशियन को मैथ आती है नहीं आती, ये बात किससे तय होती है, आंसर से या मेथड से? आज समझ में आ गया ना, मेथड बहुत जरूरी है, आंसर जरूरी नहीं है। तो फैक्ट्स आप कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनसे ही तो निष्कर्ष निकलेगा, इनसे ही प्रिंसिपल निकलेंगे, इनसे थ्योरी निकलेगी। तो बेसिक चीज क्या हुई, फैक्ट। इन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मतलब ये बता देंगे कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी हुई। इसका मतलब नहीं कि पोटली भर के इकट्ठी कर लेनी, नहीं, क्वालिटी ऑफ जो फैक्ट है वो आपको तय करेगी कि आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है या नहीं। तो गहराई का मतलब क्या समझ में आया, क्वालिटी रिसर्च कैसे पता लगता है, क्वालिटी डेटा से पता लगता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब ऐसा लगता है कि हमें कोई भी नॉलेज मिल गई तो रिसर्च कह देंगे हम उसे, नहीं। अभी शुरुआत में इसलिए मैंने आपको टोका कि हर चीज रिसर्च, हर नॉलेज रिसर्च नहीं होती। आपको कोई चीज नहीं मिल गई है, ठीक है, जैसे आप जिस जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तनख्वाह मिलेगी तो आपकी कमाई है, लेकिन अगर आपको रोड पे पड़े हुए पैसे मिल जाते हैं तो क्या आपकी कमाई कहेंगे आप उसे? नहीं कहेंगे ना, क्यों भाई, दोनों में पैसा ही तो मिला, फिर कमाई क्यों नहीं बोला आपने उसे? क्योंकि वो इंटेंशन नहीं थी आपके पीछे। तो हर नई मिल गई चीज रिसर्च नहीं होगी, ज्ञान रिसर्च नहीं होता, ठीक है। क्या तो आप पता लगा लेंगे कि ये चीजें रिसर्च नहीं है, तो जो बच गया वो रिसर्च है, फिर ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे हमें जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक, कि दूसरे को देखकर हम कुछ सीख लेते हैं, वो गलती हम फिर हम नहीं करते, तो क्या उसे रिसर्च कहेंगे आप? नहीं। कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं, क्या उसे रिसर्च कहेंगे? सीख तो जाते ही है लेकिन रिसर्च नहीं। बात समझ में आ रही है? अनुभव से प्राप्त ज्ञान रिसर्च नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस से मेरी नॉलेज रिसर्च नहीं होती। हमें क्या लगेगी, हमारे पास तो नई नॉलेज आ गई, हम तो अनुसंधान करता होगा, नहीं, आप रिसर्चर नहीं। क्योंकि जैसे ही आपसे कोई पूछेगा प्रूफ की आपको मिली, तो आप खड़े रह जाएंगे, फिर आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। नौकरी से कमाएंगे, सेविंग आपकी 20 लाख रुपए हो गई, तो इनकम टैक्स वाले आएंगे तो बता दोगे ना, भैया देखो अकाउंट में आई है, कहीं से नहीं आई। और अगर 20 लाख ऐसे मिल गए हो तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि इनकम टैक्स वालों को। तो सेम कंडीशन यहाँ है, एनी हाउ मिल गई नॉलेज रिसर्च नहीं होती, एनी हाउ का मतलब एक्सपीरियंस से मिल गई नॉलेज, ठीक है। अनुसंधान लगता है लेकिन अनुसंधान होता नहीं। जैसे डे टू डे लाइफ में आपको एग्जांपल दिया, ठीक है ना। अगर हमें किसी घटना को देखकर एनलाइटनमेंट हो जाए, अंतर्ज्ञान, अच्छा ऐसे होता है, तो सामने वाले को अगर स्वेटर बिनते देख लिया और उसने देखा कि 2 सिलाई मारने तीसरी उल्टी मार दी, तो हम पकड़ लेते हैं, अच्छा डिजाइन इससे आई है कि ये सिलाई उल्टी मारी है इसने यहाँ पर। तो ये इंसाइट भी अगर आ जाए, तो बुद्ध को जब इंसाइट हुआ तो वो रिसर्च नहीं थी। क्या इंसाइट हुआ था? सारे दुखों का कारण इच्छा है ना, तो वो इंसाइट रिसर्च नहीं था, बस धीमे धीमे बैठे बैठे सोचते रहे और वो चीज मिल गई। जैसे न्यूटन था शायद ना, जिसने सेब गिरता हुआ देखा और क्या चिल्ला के निकला, यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। तो इंसाइट मिल गया उसे कि हर ऊपर से गिरी हुई चीज नीचे क्यों आती है। क्लियर है? ठीक है। जैसे मैंने कहा ट्रायल एंड एरर नहीं हो सकता है कि आप सफल हो जाएं, निशाना लगाते 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 आप सफल हो जाएं, लेकिन क्या गारंटी अगली बार आप सही निशाना लगा देंगे? नहीं, है ना। कई बार हम एरर करते हुए सीखते हैं, गलती करते हुए सीखने लगते हैं, यानी दोबारा गलती नहीं करते।
जैसे आपके यहाँ आता है ना एलिमिनेशन मेथड आंसर करने का, कि आपको पता है कि क्वेश्चन पूछा गया है, उसके 4 ऑप्शन हैं और आप ये कंफर्म है कि सी और डी तो नहीं है, आपको उसकी कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन आप ये कंफर्म है कि सी और डी नहीं है। हो सकता है कि आप ये पता लगा ले बी भी नहीं है, जबकि आपको आंसर नहीं पता था, लेकिन आपको 3 कंफर्म थे कि ये नहीं है, तो क्या मिल गया? चौथी चीज मिल गई, वो आपके लिए एकदम नई है, लेकिन वो रिसर्च नहीं है। तो गलती कर करके, ट्रायल कर करके आप सीख रहे हैं, तो ट्रायल और एरर से सीखी गई नॉलेज को भी रिसर्च नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन सब में क्या नहीं था? प्लानिंग नहीं थी एक्चुअली, और साइंटिफिकनेस नहीं है, और प्रूव नहीं कर सकते। ये जितनी चीजें हैं, आप इससे कहो कि आप सिद्ध कर दो, नहीं कर पाएंगे। तो जिसने भगवान देखा हो, दावा करता हो कि हाँ मैंने भगवान देखा, उससे पूछो हमें भी दिखा दो। अच्छा ऐसी बात अपने ऐसे दे दो तो फ्री में, खुद ढूंढो। उसे पता है कि मिलने वाला तो वो भी नहीं है। प्रूव नहीं कर सकते आप इन सब नॉलेज को, आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये प्लान वर्क है, और जैसा मैंने कहा साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। साइंटिफिक का मतलब बस मुझे समझ में आ गया ये सही है, बोलते ना कई लोग, बस मेरे समझ में तो आ गया। भाई तुम्हारी में आ गया तो बाकी को तो समझाओ, और बाकियों को आप नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप पहले देख चुके हैं। नया ज्ञान आता है, उससे जो अंधविश्वास है, भ्रामक आइडियाज हैं, मैलिशियस आइडियाज जो होते हैं, है ना, वो खत्म हो जाते हैं, मनमाने निष्कर्ष खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब है सीधा सीधा कि कोई भी अनुसंधान रेलेवेंट है या नहीं कैसे पता लगेगा? रेलेवेंट है इसका मतलब वो क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च ऑलवेज रेलेवेंट होती। क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा कैसी होती है? प्रासंगिक रहती है। आगे बात समझ में? तो दोनों चीजें समझी, क्या रिसर्च है और क्या रिसर्च जैसा लगता है लेकिन वो रिसर्च नहीं है। एक चीज है, क्या है इसमें कि नॉलेज है, बस ज्ञान है, इससे हमें लगेगा कि रिसर्च हो गई, लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्लांट नहीं होता, वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, उसे आप प्रूव नहीं कर सकते। और जब 3 चीजें नहीं मिलेंगी तो वो केवल नॉलेज रह जाएगी, फिर आप उसे रिसर्च नहीं कह सकते, फैक्ट नहीं कह सकते, डेटा नहीं कह सकते आप उसे। तो उम्मीद करते हैं आज आपको इस पहली क्लास में रिसर्च क्या है और क्या नहीं है, सिमिलर से आइडियाज आपने दूर कर लिए कि क्या रिसर्च नहीं हो सकती, ठीक है। और मनुष्य कैसी प्रकृति का है? खोजी प्रकृति का है, यानी कुछ ना कुछ हमेशा वो जानने की क्यूरियस। तो रिसर्च करते क्यों हैं? पहला कारण कि मनुष्य क्यूरियस एनिमल है, जानवर भी क्यूरियस होते हैं ना, और मनुष्य तो जिज्ञासा का आधार, ठीक है। तो रिसर्च सबसे पहले जिसलिए की गई होगी वो क्यूरियोसिटी के कारण की गई होगी। तो कुछ क्वेश्चन बनेगा कि वाई वी आर कंडक्टिंग रिसर्च, हम रिसर्च क्यों करते हैं? तो उसका पहला आधार होता है हमारी इंस्टिंक्ट कैसी है? क्यूरियस है, ठीक। घर के सामने से बारात निकले, घर के सारे महिलाएं पुरुष कहाँ टंग जाएंगे? जाकर छत के छज्जे पर, है ना। क्या है? क्यूरियोसिटी है। जहां क्राउड इकट्ठा हो जाए हमारा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाता है, हम रिसर्च करने लगते हैं, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी से भी हम रिसर्च करते हैं, जरूरत से रिसर्च करते हैं। कई बार अपने मेंटल एक्सरसाइज को, मैक्सिमम लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन जो साइंटिस्ट, इनको हम पाक साइंटिस्ट कहते हैं, उनके अंदर क्या है? अभी दुनिया व्यवहारिक प्रॉब्लम का समाधान खोजने के लिए कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं सारे साइंटिस्ट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो एक कदम आगे सोच रहे होंगे
कि ऐसी भी दवाई बना दो जो सारे बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ एक अकेली काम कर जाए, यानी जो है वो तो खत्म हो ही जाएंगे, आगे भी आया तो वो भी इतना पेंडेमिक क्रिएट नहीं करेगा। तो जो वो सोच रहा है यूनिक, वो क्या है, वो भी रिसर्च है, क्योंकि भले वो हमारी अप्लाइड लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, हमारी क्यूरियोसिटी नहीं है, वो केवल मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो रिसर्च हमारी क्यूरियोसिटी का परिणाम होती है, रिजल्ट होती है। रिसर्च हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का परिणाम हो सकती है, रिजल्ट हो सकती है। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि रिसर्च दिमागी कसरत के लिए होती है, मतलब कुछ लोगों को इसमें थ्योरी बनाने में ही उनको अच्छा लगता है, थ्योराइजेशन में मजा आता है, नए नए फैक्ट्स बनाने में, निकालने में उनको अच्छा लगता है, जबकि उन्हें पता है कि इमीडिएट कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो न्यू नॉलेज, न्यू फैक्ट, न्यू थ्योरीज को एस्टेब्लिश करने में भी कई लोगों को मजा आता है। ठीक है, आप लोगों ने इसमें से किस कारण से रिसर्च की थी, तीनों में से बताओ। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन किया आपने, रिसर्च के थ्रू किया था, तो इनमें से तीन में से कौन सा कारण था आपके पीछे? क्यूरियोसिटी थी? नहीं होगी, जाहिर सी बात। क्या केवल क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए आए यहाँ पर? नहीं आए होंगे जैसे। दूसरा, क्या दिमाग की एक्सरसाइज करनी पर मजा आ रहा था करने में? नहीं आए होंगे। तीसरा, कहीं ना कहीं अप्लाइड पार्ट है आपके लिए, कि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते थे, उसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए थी, फिर आपने उस चीज़ को डिस्कवर किया, है ना। कई लोग आते भी हैं, इस चीज़ के लिए भी आते हैं कि सर कुछ नया जानना है, बस सोशियोलॉजी में बहुत पढ़ा है, आपकी क्लास क्यों करनी है, बस कुछ नया मिल जाएगा आपसे, तो नई की भूख है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल की क्लास में रिसर्च से हम आगे टाइप्स या स्टेजेस की बात करेंगे, कल बात करते हैं।